नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की डेब्ट स्कीम्स के बारे में कि ये क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और हमें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड की ऐसी स्कीम्स होती हैं जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जिन्हें भी बॉन्ड्स क्या होते हैं इस बारे में जानना है तो इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसकी लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट पे स्टॉक मार्केट का रिस्क नहीं चाहते हैं या उसके अप डाउन का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट पे फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, ऐसे लोग डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं। या फिर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है या फिर आपको कोई इमरजेंसी फंड या फिर इसी टाइप का ऐसा भी कोई फंड पार करना है जिसकी आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है शॉर्ट टर्म में, तो आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड का जो क्लासिफिकेशन है उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होता है, मतलब कि जो बॉन्ड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन उनकी मैच्योरिटी के हिसाब से होता है। तो इसी हिसाब से डेट म्यूचुअल फंड का भी क्लासिफिकेशन होता है। डेट म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं उससे पहले हम जान लेते हैं कि इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में क्या क्या रिस्क होते हैं। तो पहला रिस्क तो होता है क्रेडिट रिस्क का। डेट म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि बॉन्ड्स के जरिए फंड रेज करते हैं और ये बॉन्ड कौन इशू करते हैं? बैंक, गवर्नमेंट या फिर कॉरपोरेशन। तो बैंक और जो गवर्नमेंट होती है उनकी क्रेडिट प्रोफाइल तो अच्छी होती है, इनमें डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क नहीं होता, पर जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनमें डिफ़ॉल्ट का रिस्क होता है। मतलब कि जब कोई प्राइवेट कंपनी बॉन्ड के जरिए फंड रेज करे और फिर उसका इंटरेस्ट ना दे पाए या फिर वो प्रिंसिपल अमाउंट ना दे पाए तो इसे डिफ़ॉल्ट कहते हैं। तो इसी डिफ़ॉल्ट करने की पॉसिबिलिटी को ही क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। इसीलिए इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय हमें ये देखना चाहिए कि ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने के चक्कर में फंड मैनेजर लो प्रोफाइल की कंपनीज में तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। दूसरा रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क का। डेट म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क का ही होता है। आरबीआई के इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा करने से जो बॉन्ड्स होते हैं उनके रिटर्न भी कम या ज़्यादा होते हैं। तो इस कारण जो म्यूचुअल फंड इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके भी रिटर्न कम ज़्यादा होते हैं। तो इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए हमें बिल्कुल भी ज़्यादा लॉन्ग मैच्योरिटी वाले डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगला रिस्क है इन्फ्लेशन रिस्क। देखो, हम डेट म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि हमें इन्फ्लेशन से या महंगाई से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, लेकिन बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं कि जो इन्फ्लेशन के बराबर भी रिटर्न जनरेट नहीं कर पाती हैं। इसलिए हमें रिसर्च करके ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो एटलीस्ट इन्फ्लेशन के बराबर या फिर उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सके। अगला रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। ये जो बॉन्ड्स या फिर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं। तो जब भी हम किसी डेब्ट म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसके फंड मैनेजर क्या करते हैं, उन बॉन्ड्स को या सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज में बेचकर और फिर वो पैसा हमें रिटर्न कर देते हैं। पर यदि फंड मैनेजर बहुत ही ज़्यादा लो क्रेडिट प्रोफाइल के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और किसी क्रैश के समय में हम पैसा निकालना चाहें पर उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके जो बॉन्ड्स हैं, उनका कोई ख़रीदार उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में ना मिले, तो ऐसे समय में वो हमें हमारा पैसा रिटर्न नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ 2020 में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की कुछ स्कीम्स के साथ हुआ था। तो इस रिस्क से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना है जिसके पोर्टफोलियो में बहुत ही ज़्यादा लो क्रेडिट प्रोफाइल के इंस्ट्रूमेंट्स ना हो। बॉन्ड्स का या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है उनकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड के हिसाब से होता है। तो इसीलिए जो डेब्ट म्यूचुअल फंड होते हैं उनका क्लासिफिकेशन भी उस हिसाब से होता है कि जिस टाइप के बॉन्ड्स में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि डेब्ट म्यूचुअल फंड की कितनी कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी है ओवरनाइट फंड्स की। ये फंड ऐसी स्कीम्स होते हैं जो ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स की जिनकी मैच्योरिटी सिर्फ और सिर्फ एक दिन की होती है। यदि आप बहुत ही थोड़े समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपना पैसा कहीं पार करना चाहते हैं, चाहे वो एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, तो आप इन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेविंग अकाउंट की तरह होते हैं और लेकिन ये सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं आपको।
दूसरी कैटेगरी है लिक्विड फंड की। लिक्विड फंड ऐसी स्कीम्स होती हैं जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज से कम होती है। ये बहुत ही लो रिस्क और सेफ फंड होते हैं। इन्हें एक तरीके से हम पार्किंग फंड भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल ही सेविंग्स अकाउंट की तरह वर्क करते हैं, लेकिन ये सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा, यहाँ तक कि एफडीज के बराबर भी रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। तो यदि आपके पास कोई शॉर्ट टर्म फंड है, जैसे कि इमरजेंसी फंड हुआ या फिर कोई भी ऐसा पैसा जो आप सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, उन्हें आप लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं, क्योंकि इनमें एक वीक के बाद आप बिल्कुल भी बिना किसी लोड के पैसा निकाल सकते हैं। अगली कैटेगरी है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड की। ओवरनाइट फंड और लिक्विड फंड के बाद सबसे ज़्यादा सेफ कैटेगरी होती है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड की। ये फंड ऐसी स्कीम्स होते हैं जो ऐसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी 3 to 6 मंथ होती है। तो क्या होता है कि डेब्ट म्यूचुअल फंड में आप जितनी कम मैच्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही कम इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा। इसलिए इन फंड्स में आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है लो ड्यूरेशन फंड्स की। ये ऐसे फंड्स होते हैं जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी 3 to 6 मंथ होती है। ये जो फंड्स होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और साथ ही इनमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क भी होता है। यदि आप ऐसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड से ज़्यादा रिटर्न भी दें और आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन 6 महीने 1 साल से ज़्यादा का है, तो आप इन फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एंड लॉन्ग टर्म फंड या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ऐसे फंड होते हैं जो ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 से 3 साल होती है। मीडियम ड्यूरेशन फंड ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी 3 से 4 साल होती है। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी 4 से 7 साल होती है और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी 7 साल से भी ज़्यादा होती है। तो यदि आप 1 से 3-4 साल के लिए फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बैंक या एफडीज का अल्टरनेट देख रहे हैं, तो आप इन फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। फिर भी यदि आप इस कैटेगरी में नए हैं तो आप लिक्विड फंड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में ही इन्वेस्टमेंट करें। अगली कैटेगरी है मनी मार्केट फंड की। ये ऐसे फंड होते हैं जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो मनी मार्केट होते हैं और इनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है, जैसे कि ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये कैश इक्विवेलेंट होते हैं और इन इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ही कम रिस्क होता है। यदि आपके पास ऐसा कोई पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है जिसे आप साल 6 महीने के लिए, कुछ महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये फंड आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं और बहुत ही कम रिस्क बेयर करते हैं। अगली कैटेगरी है डायनेमिक बॉन्ड फंड्स की। ये ऐसे फंड होते हैं जो किसी भी मैच्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो। यदि आप 3-4 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स की। ये जो फंड्स होते हैं अपनी एसेट्स का 80% से भी ज़्यादा पैसा प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस कारण इनमें ज़्यादा रिटर्न, ज़्यादा इंटरेस्ट डिलीवर करने की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह रिस्क फ्री नहीं होते हैं। इसलिए इनका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है टोटल इनके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है। यदि आप इन फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले अपने एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट कर लें। अगली कैटेगरी है क्रेडिट रिस्क फंड की। ये ऐसे फंड होते हैं जो ऐसी कंपनीज़ के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल बहुत लो होती है, ताकि ये ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकें। इन फंड में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है और हम डेट म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमें रिस्क कम रहे। यदि हमें रिटर्न जनरेट करने के लिए रिस्क लेना ही है तो फिर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाएंगे। तो इसलिए इस कैटेगरी को तो आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है बैंकिंग और पीएसयू फंड्स की। ये ऐसे फंड्स होते हैं जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें बैंक या फिर पीएसयूज़ इशू करते हैं। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग कंपनीज होती हैं वो इशू करते हैं। ये जो फंड होते हैं बहुत ही सेफ़ होते हैं और रिटर्न भी अच्छा जनरेट करके देते हैं। इन फंड्स में इन्वेस्ट करना आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये फंड शॉर्ट पीरियड के लिए इशू होते हैं और इनकी डिमांड भी बहुत हाई होती है, इसलिए इनमें बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है गिल्ट फंड्स की। ये फंड्स
ऐसे फंड्स होते हैं जो अपनी एसेट्स का ज़्यादातर हिस्सा गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होते हैं और इनमें बिल्कुल भी डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होता है और इसी कारण इनमें रिटर्न भी कम होता है। सेम इसी की तरह एक और कैटेगरी है गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन। ये ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी 10 साल से भी ज़्यादा होती है। ये दोनों जो फंड होते हैं बहुत ही सेफ़ होते हैं, लेकिन इनमें रिटर्न कम मिलता है और साथ ही ये इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा करती है तो इनके रिटर्न भी कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसीलिए यदि आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करके इन्वेस्ट करें। अगली कैटेगरी है फ्लोटर फंड्स की। कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट एडजस्ट करने के साथ अपना खुद का भी इंटरेस्ट रेट एडजस्ट करते रहते हैं, ताकि जो इन बॉन्ड्स की जो यील्ड है वो कम ना हो। तो इन्हीं बॉन्ड्स को फ्लोटिंग रेट बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो फंड होते हैं फ्लोटर फंड, ये इन्हीं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये जो फंड होते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क को कम करने के लिए बहुत ही सूटेबल होते हैं। यदि आपका प्राइमरी इंटरेस्ट रेट रिस्क को कम करना है तो आप इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है एफएमपी या फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। ये ऐसी स्कीम्स होती हैं जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी स्कीम की मैच्योरिटी के बराबर हो। इन्हें आप एफडी से कंपेयर कर सकते हैं और यदि आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो इन फंड्स में इन्वेस्ट करके लो टैक्सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली कैटेगरी है कैपिटल प्रोटेक्शन फंड की। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इन फंड का मेन ऑब्जेक्टिव रिटर्न जनरेट करना नहीं बल्कि इन्वेस्टेड कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होता है। ये जो स्कीम होती है क्लोज एंडेड स्कीम होती है, मतलब कि इनकी मैच्योरिटी से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ये स्कीम रिटर्न भी कम देती है क्योंकि इनका मेन गोल रिटर्न जनरेट करना है ही नहीं। लेकिन ये जो फंड होते हैं रिवर्स मार्केट साइकिल में मार्केट की वोलेटिलिटी से बचा सकते हैं और यदि आप बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डेट म्यूचुअल फंड की लगभग हर स्कीम को कवर करने का प्रयास किया है। यदि डेट म्यूचुअल फंड या स्कीम से किसी भी स्कीम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम कुछ ना कुछ रिस्क ज़रूर बेयर करती है, इसीलिए किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर से ज़रूर कंसल्ट करें। ये वीडियो कैसा लगा या कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछें, और यदि इस तरह के वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।